दोस्तों, एक आईपीएस अफसर की ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग होती है यूपी के सोनभद्र जिले में। वो युवा आईपीएस अफसर ईमानदार, जोशीला और देश सेवा के लिए समर्पित था। उसके सपने में भी जो पुलिसिंग थी, वो लखनऊ या कानपुर जैसे जगहों की कल्पना थी, मगर रियलिटी कुछ और ही निकली। बगैर किसी रसूख और सिफारिशों के सीधे ट्रेनिंग से उसे सोनभद्र में डीएसपी बनाया गया। जब वो पहले दिन थाने पहुंचते हैं तो उन्हें थाने की दशा देखकर झटका लगता है। छत टपक रही है, कंप्यूटर नहीं है और कर्मचारी पुराने ज़माने की फाइलों में उलझे रहते थे। और कुछ पुलिस वाले एमएलए और नेताओं की चमचागिरी में लगे रहते थे। खैर, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सरकारी आवास में रहना शुरू किया। एक दिन ऑफिस से लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी किसी चिंता में काफ़ी रो रही थी। ये सब देखकर आईपीएस साहब भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कारण जानने पर पता चलता है कि कई महिलाएं, जिनमें 12 से 14 साल की बच्चियां भी थीं, उनके घर आई थीं और उन्होंने रोते हुए अपनी आपबीती साझा की थी। और उनकी आपबीती ऐसी थी कि कोई भी महिला हो, इसे सुनने के बाद सहम जाती। आपबीती सुनाते हुए उन महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र का एक प्रभावशाली व्यक्ति और एक विधायक का भाई नियमित रूप से हर दिन नई नई लड़कियों और महिलाओं को उठाकर अपने घर ले जाता है। जो उसे पसंद आ जाए, उसे वो अपने आदमियों के द्वारा अपने घर बुलवा लेता है और नहीं आने पर मानो उसकी मौत तय थी। ये घटना इतनी सामान्य हो चुकी थी कि शाम होते ही गांव में डर के कारण घरों में ताले लग जाते थे। लेकिन वे लोग इतने जालिम थे कि ताले तुड़वाकर भी जाते थे अंदर। खैर, ये सब सुनने के बाद अफसर की पत्नी, जो पहली बार इन परिस्थितियों का सामना कर रही थी, डर के मारे वो अंदर कमरे में बंद हो जाती है। फिर उसी रात जब ये आईपीएस अधिकारी ड्यूटी से वापस अपने घर आते हैं तो उन्हें ये सारी बातें रोते हुए बताती है और वापस इलाहाबाद लौट जाने की बात करने लगती है। आखिरकार आईपीएस अफसर ने अपनी पत्नी की पूरी बात सुनी और उसको बहुत समझाया बुझाया, उसका रोना बंद कराया। वो रात पार होती है और अगले ही दिन जब वो अपने ऑफिस जाते हैं तो उन्हें एक महिला मिलती है जो चुपचाप उनके ऑफिस के बाहर बैठी रहती है। जब राजेश पांडे पूछते हैं तो वो सिसकते हुए बताती है कि उनकी 20 साल की बेटी गायब है। पहले तो उसे किसी पुलिसकर्मियों ने गंभीरता से लिया नहीं, क्योंकि वो आदिवासी थी और जो पहले से उस थाने में नियुक्त पुलिस वाले थे, वे स्थानीय नेताओं से पंगा लेना नहीं चाहते थे। तो युवा आईपीएस अफसर राजेश पांडे के ऑफिस पहुंचने के पहले तक किसी ने उस महिला की एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। जब डीएसपी साहब ने इस मुद्दे को थाने में उठाया तो वहां के अनुभवी पुलिसकर्मियों ने इसे सामान्य घटना बताकर टालने की कोशिश की। उस थाने के अधिकारियों ने उन्हें चुप रहने की सलाह दी। डीएसपी साहब से कहा गया कि चुनाव नज़दीक है, इसीलिए अभी कुछ करना ठीक नहीं होगा। और यहीं पर उस आईपीएस अफसर को सबसे बड़ा प्रूफ मिल जाता है कि वो पुलिस वाले भी उस एमएलए से मिले हुए थे। आईपीएस राजेश पांडे को ये बात चुभती है। वो उस केस को उठाने का निर्णय लेते हैं और अगले 24 घंटे में एसएचओ से लेकर बीट कांस्टेबल तक सबकी मीटिंग बुलाते हैं। वो लड़की सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि उसके जैसी कई थीं जो पिछले 4 सालों में गायब हो चुकी थी। मगर हर केस को या तो बंद कर दिया गया था या भाग गई होगी कहकर टाल दिया गया था। आईपीएस राजेश पांडे सर ने जब पुरानी केस फाइलें उठाई तो एक पैटर्न सामने आया। वो पैटर्न था, हर लड़कियां कॉलेज जाते वक्त गायब हुई थी और उस कॉलेज में एक ही एनजीओ का हस्तक्षेप था। ये एनजीओ स्थानीय विधायक के भाई द्वारा ही चलाया जा रहा था, जो दिल्ली से समाज सेवा का सर्टिफिकेट लेकर आया था। फिलहाल सबका प्रूफ जुटाने के लिए उन्होंने फाइलों की गहराई से छानबीन शुरू की। पहली ही फाइल में एक 21 साल की लड़की की दुनिया से खत्म होने का केस मिला, जिसे डिप्रेशन कहकर बंद कर दिया गया। लेकिन जब उन्होंने लड़की की मां से बात की तो उसने फूट फूट कर बताया कि एमएलए विजय सिंह गौड़ के भाई ने नौकरी का झांसा देकर उसे ले गया था और वो अभी तक नहीं लौटी। यानी कि ये पूरा धंधा जो चल रहा था, उसके पीछे एमएलए विजय सिंह का हाथ था। और इन पावरफुल लोगों के विरुद्ध एक्शन लेना मानो ये केवल फिल्मों में ही संभव था। लेकिन आईपीएस ने अकेले उस एमएलए विजय सिंह एवं उसके गुंडों के विरुद्ध जंग कैसी जीती, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। आईपीएस राजेश पांडे जी ने उस केस को फिर से खोल दिया। एफआईआर दर्ज हुई तो अगले दिन एसपी का ऑफिस में फोन आया और एसपी साहब बोलते हैं, राजेश जी,
इलेक्शन के समय ऐसे एक्शन नहीं लीजिए और उन्हें केस को जल्द से जल्द बंद करने की बात कही। लेकिन राजेश पांडे सर पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ एसपी साहब की उस बात को मना कर देते हैं। इसी बीच विधायक विजय सिंह का जो भाई था, जिला पंचायत का चेयरमैन था, राजेश सर से मिलने आया और खुलेआम धमकी दी, इस मामले में हाथ डालोगे तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी ही नहीं जाएगी बल्कि तुम भी जाओगे और तुम्हारी बीवी भी जाएगी। ये बात राजेश सर के सीने में तीर की तरह लगी। पहली पोस्टिंग, पहला ही हफ्ता और ऐसा मामला। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने जटिल मामले को वो अपनी पहली पोस्टिंग में ही कैसे हैंडल कर रहे होंगे। वो जानते थे कि यदि इस पर कदम उठाया तो विधायक से टकराव तय है और उनकी फैमिली भी खतरे में रहेगी और उनकी मदद करने वाला ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राजेश सर ये भी सोच रहे थे कि अगर ये मामला नहीं उठाया तो वो ये वर्दी पहनने के लायक नहीं है। अगली सुबह उन्होंने कुछ जिम्मेदार नागरिकों को सीओ ऑफिस बुलवाया, उस गांव की जानकारी ली जहां ये घटनाएं हो रही थी। साथ ही कुछ ईमानदार स्थानीय थानेदार और महिला कांस्टेबल की एक टीम बनाई और बिना किसी को सूचना दिए खुद गांव पहुंच गए। गांव के लोग पहले तो डरते रहे क्योंकि उन्हें पुलिस तंत्र के ऊपर से पूरी तरीके से भरोसा हट गया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि खुद डीएसपी साहब आए हैं और उनकी पत्नी भी साथ में है, तो एक महिला ने हिम्मत करके कहा, साहब हम रोज मरते हैं, हमारी बेटियों को बचा लीजिए। एक सप्ताह तक उन्होंने गांव में रुककर निगरानी रखी। एक रात गांव के एक युवक ने गुप्त सूचना दी कि विधायक का भाई आज रात 3 लड़कियों को एक खंडहर नुमा हवेली में ले गया है। राजेश पांडे सर बिना देरी किए हुए तुरंत टीम लेकर वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जिन दृश्यों को देखा वो उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। 3 लड़कियां और उस विधायक का भाई और उसके कुछ दोस्त शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अगले ही दिन पुलिस ने उस हवेली से और भी कई सबूत, वीडियो टेप्स और शराब की बोतलें बरामद की। गिरफ्तारी के बाद अगला दिन बेहद कठिन था। विधायक जी का भी फोन सीधे डीएम और एसपी को गया। इस डीएसपी को किसने अपॉइंट किया है, ये किसको पकड़ ले आया है, तुम्हें पता है या नहीं, जानता है किससे टकरा रहा है। वो एमएलए एसपी को बहुत फटकार लगाता है। विधायक जी की कॉल कटने के बाद एसपी साहब ने राजेश पांडे सर को बुलाया और कहा, राजेश तुमने कानूनन जो किया वो सही था, लेकिन अगले कुछ दिनों में चुनाव है, धरना प्रदर्शन, हिंसा, मीडिया सब आ सकता है, हमें बहुत सोच समझ कर चलना होगा। अब युवा ऑफिसर को बात समझ में आ गई थी कि सिस्टम का दबाव क्या होता है। उन्हें पहली बार महसूस होता है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था साला झुकेगा नहीं। आईपीएस राजेश सर ने एसपी साहब को तुरंत जवाब दिया कि सर अगर हम ही गलत को बचाएंगे तो इस वर्दी का क्या मतलब। फिर भी एसपी साहब ने, अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज करना सीखो, ये सब बोलकर उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की। लेकिन आईपीएस राजेश बोलते हैं, सर अगर आपको गलत का सपोर्ट करना है तो कीजिए, मैं नहीं करूँगा और अब जवाब कोर्ट में दूंगा। इतना बोलकर आईपीएस राजेश पांडे एसपी ऑफिस से निकल जाते हैं। ऐसी हिम्मत वाले नए आईपीएस को देखकर एसपी साहब काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और शर्म से झुक भी जाते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। विधायक के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन गांव की महिलाएं और युवा सामने आ गए। जब डीएम साहब गांव पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर 200 से ज्यादा लोग बोले, साहब इस पुलिस ने हमें बचाया है, पहले तो हम घुट घुट के मर रहे थे, पुलिस जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश था जहां अक्सर पुलिस पर सवाल उठते थे या आज भी उठते हैं। लेकिन उस दिन पूरा गांव आईपीएस राजेश पांडे के लिए ताली बजा रहा था। चौंकाने वाली बात यह रही थी कि विधायक ने ना कभी उस केस की सफाई दी और ना कभी पांडे जी से नाराजगी जताई। राजेश पांडे जब कई साल बाद लखनऊ में पोस्टेड थे तो विधायक जी से विधानसभा के गलियारे में टकराव हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, आपने उस समय जो मेरे भाई के साथ किया था शायद मैं भी वही करता। राजेश जी समझ गए, वो चुप्पी एक स्वीकृति थी। वो जानता था कि उसका भाई गलत था, लेकिन वो मजबूर था कि वो अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। और उसे जब पुलिस ने अरेस्ट भी किया था तो वो अपने भाई के ही समर्थन में था क्योंकि वो उसका भाई था। खैर उस दिन जब वो रात को घर लौटे, उनकी वाइफ ने कहा, अब लग रहा है कि तुम वाकई आईपीएस हो, वरना वर्दी तो बहुत सारे लोग पहनते हैं
और उनमें से कुछ उस एमएलए के भाई जैसे लोग भी बैठे हैं जो वैसे काम अपनी लेडी पुलिस वालों के साथ करते हैं। और ये बात उसने कोई झूठ नहीं बोली, क्योंकि आज भी थानों में ऐसे कांड होते हैं जो छुपाए नहीं जा सकते। आखिरकार बाद में पता चलता है कि विधायक का जो भाई था उसको एनकाउंटर में मारा जाता है। फायर किया गया, दोनों तरफ से फायर हुआ, 2 लोग भाग गए और देव किशन गौड़ को गोली लगी थी, वहीं उसका देहांत हुआ। पहली पोस्टिंग ने उन्हें न सिर्फ पुलिसिंग का असली चेहरा दिखाया, बल्कि ये भी सिखा दिया कि सिस्टम में रहकर भी बदलाव लाया जा सकता है, बशर्ते इरादा साफ हो। ये कहानी केवल एक आईपीएस की पहली पोस्टिंग की नहीं है, ये उस साहस, उस फैसले, उस इंसाफ की सच्ची कहानी है जो बदलाव लाने की क्षमता रखती है। कभी कभी एक सही फैसला सैकड़ों जिंदगियों को बचा लेती है। और अगर इस आईपीएस अफसर की कार्यशैली आपको पसंद आई हो तो एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर करना। आईपीएस राजेश पांडे सर ने अपने करियर में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल अपराधियों को पकड़ने और आतंकवादी हमलों की जांच में योगदान दिया, जिसमें 2005 का अयोध्या हमला और 2006 का वाराणसी मंदिर हमला शामिल है। उनकी बहादुरी और सेवा के लिए उन्हें 4 बार राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। उनकी कहानी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की चुनौतियों और एक ईमानदार अधिकारी की भूमिका को दर्शाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपके अंदर साहस और एक जुनून भरना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।